फ्रेंड कार्टून वाला वीडियो देखिए कितना अच्छा लगा स्टोरी वीडियो हमारा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में बहू कब तक सोती रहेगी? ये तेरी माँ का घर नहीं है। चल अब उठ और काम पर लग जा। माँ भी एक ही दिन हुआ है बेचारी को आए हुए, और तूने अभी से सास बनना शुरू कर दिया। मेरी बात दोनों कान खोलकर सुन लो। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, समझे? अर्जुन की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सौतेली माँ के सामने कुछ कह पाता। आपकी माँ कुछ अजीब नहीं है, कैसे बात करती है ना? वो भले ही मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैं हमेशा से उनसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करता आया हूं। हाँ, माना कि वो थोड़ी खड़ूस स्वभाव की है, लेकिन तुम बुरा मत मानना, धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। बहू कहाँ मर गई? जी माँ जी, आज मेरी बहन और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो तू आज खाने में मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। माधुरी के पास थोड़े से मुंह दिखाई के पैसे रखे थे, वो उसी से मटर पनीर ले आई। दिन में मौसी सास और उसके बच्चे आए तो सारी सब्जी और रोटी चट कर गए। ये देख माधुरी ने कहा, सुनो जी, ये तुम्हारी मौसी और उनके बच्चे तो कितने भुक्कड़ हैं, सब चट कर गए, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। शाम को वो सभी खा पी कर चले गए। क्या हुआ बहू, ये पतीले में क्या झांक रही है? माँ जी, सारा खाना खत्म हो गया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो तू कहना क्या चाहती है कि मेरे रिश्तेदारों ने सब खा लिया? बेचारे इतना सा तो खा कर गए हैं, अब डब्बे में देख सुबह की कोई रोटी बची होगी, अचार के साथ खा ले। ये कहकर वो वहां से चली गई और माधुरी भी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। तभी अर्जुन आया। अच्छे से जानता हूं माधुरी, जब सारा दिन एक पैर पर नाचकर घर के काम करो और हमें खाने का एक और भी नसीब ना हो तो कैसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं माधुरी, हम किसी और दिन मटर पनीर बनाकर खा लेंगे। वो बात नहीं है जी, हम गरीबों को कभी कभार तो कुछ अच्छा खाने को मिलता है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। माधुरी घर का सारा काम करती, साथ में अपनी सौतेली सास की सेवा भी अच्छे से करती, लेकिन फिर भी विमला उससे उखड़ी उखड़ी रहती। फिर एक रोज, माँ जी आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, वो किसी काम से दूसरे गांव आए थे तो सोचा मुझसे मिलते चलें, तो खाने में क्या बनाऊं माँ जी? हैं तो तेरे मायके वाले भूखे ही आएंगे क्या? खैर दाल रोटी सेक ले, और क्या। खुद के रिश्तेदार आए तो मटर पनीर और मेरे आए तो दाल रोटी। हे भगवान, ये कैसी गरीबी दी है तूने कि मेरे रिश्तेदार आए और मैं उन्हें कुछ बनाकर खिला भी नहीं सकती। कुछ देर बाद उसके मायके से उसके माँ बाबा और भाई आए। माधुरी ने उन्हें दाल रोटी खाने को दी। ये देख उसका मन तो दुख रहा था, लेकिन अपनी सास के आगे उसकी चलती भी कैसे। खाना खाकर वो लोग वहां से चले गए, लेकिन इस बात का मलाल माधुरी के मन में रहा। अर्जुन भी मजदूरी का काम करता था, जिससे उसे सिर्फ इतनी ही कमाई होती कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। एक रोज वो थका हारा घर लौटा तो माधुरी उससे बोली, आपको पता है जी, कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस है और इस दिन हम हर साल गांव की गली गली में घूम घूम कर झंडा फहराते थे, साथ ही तिरंगा रंग के कपड़े पहनते और तिरंगा ही खाना खाते। मैं सोच रही थी हम लोग भी इस बार गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ज्यादा नहीं तो झंडा तो फहरा ही लेंगे। तुम जानती हो ना माधुरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कभी कभार ही मजदूरी का काम मिलता है। जो पैसे थे वो माँ ने ले लिए थे राशन लाने के लिए। अपने पति की लाचारी देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद 26 जनवरी का त्योहार था। सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। माधुरी का भी मन था झंडा फहराने का। वो पास की दुकान में गई और झंडे का रेट पता करने लगी। अरे माधुरी, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है, फिर भी दाम बता देता हूँ। उस वाले झंडे का रेट 200 रुपए और उसका 300। और ये सबसे छोटा वाला? इसके 120 रुपए। बोलो दूं? कोई 10-20 वाला नहीं है क्या? क्यों मजाक कर रही है? कहा ना चल जाए यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था तुम भिखारियों के बस की बात नहीं है ये खरीदने की। अब जा यहाँ से, जा। आसपास खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो रोते हुए वहां से चली आती है। पीछे खड़ा उसका पति ये सब सुन रहा था। माधुरी घर आती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे समझाते हुए कहता है, माधुरी, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमें झंडे की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे मन में ही अपने देश के लिए वो सम्मान और इज्जत होनी चाहिए कि हम दिल से गणतंत्र दिवस मना लें। आपने बिल्कुल सही कहा जी, इतनी सी बात मेरे मन में क्यों नहीं आई? जरूरी तो नहीं कि हम झंडा फहरा कर ही देश प्रेम जाहिर कर सके, और भी तो कई तरीके हो सकते हैं। अब माधुरी सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्या बनाए तिरंगे का। यही सोचकर वो घाट से पानी लेने चली जाती है। लौटते वक्त वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके सामने कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराते हुए
और माता की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे। कितना मन था मेरा भी गणतंत्र दिवस मनाने का, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो शाम तक की रोटी भी नहीं। आज भी घर में आटा नहीं है, ऊपर से इनको मजदूरी का काम भी नहीं मिला। लगता है आज के दिन भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बेटी, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन कोई भी भूखा रहे, इसलिए ये आटा और ये हरा साग और संतरी रंग की गाजर ले जा और घर जाकर उसकी तिरंगा रोटी बनाकर खा। फिर देख कैसे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहला भोग इसका धरती माता को लगाना। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए फिर से उन लोगों की टोली में जाकर शामिल हो गई। माधुरी वो सामान लेकर घर आ गई और उस रोज उसने साग को पीसकर हरे रंग का पेस्ट तैयार कर लिया। फिर गाजर को कद्दूकस किया, जिसके बाद एक गोल रोटी बनाकर तैयार कर ली। फिर ऊपर की तरफ संतरी रंग की कद्दूकस की हुई गाजर और नीचे की तरफ हरे साग का पेस्ट लगा दिया और बीच का हिस्सा सफेद छोड़ दिया और उस तिरंगे रंग की रोटी बनाकर तैयार कर दी। फिर उस तिरंगा रोटी में से थोड़ा सा भोग सबसे पहले धरती माँ को लगाया और फिर अपनी सास और पति के साथ मिलकर वो तिरंगा रोटियां खाई, जिसे खाते ही सबसे पहले विमला का स्वभाव एकदम नरम हो गया। बेटा अर्जुन, मैंने आज तक तेरे साथ जो भी किया है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे, और बहू तू भी। हाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी देखते ही देखते उनका गरीब घर एक आलीशान घर में बदल गया। साथ ही वहां पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सारा घर ऐशो आराम से भर गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? हाँ बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरी समझ में सब आ गया। इसका मतलब बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं बल्कि भारत माता थी, जिन्होंने हमें ये जादुई तिरंगा रोटी दी ताकि हम भी अपना गणतंत्र दिवस अच्छे से मना सके। बूढ़ी अम्मा? माधुरी ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद विमला और अर्जुन भी बहुत खुश हुए। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अब उन्होंने एक बड़ा सा तिरंगा अपने घर की छत पर भी लगाया और हवा में लहराते उस झंडे को सलाम किया। बाबा, मैं आपको ये तिरंगा गायब करके दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ। अगड़म बगड़म गिली गिली छू, ऐ तिरंगे छू मंतर हो जा तू। और फिर विभोर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा तिरंगा जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया और अपने पिता से बोला, बाबा आंखें खोलिए और बताइए कहाँ गया तिरंगा? अरे अभी तो यही था, कहाँ गया? कमाल है भाई। मैं बताऊं बाबा, इसकी जेब में है वो। बड़ा आया नकली जादूगर। दीदी गंदी है। विधि, ये गलत बात है। हमारा विभोर एक बहुत अच्छा जादूगर है, तुम्हें उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि जादू तो बस हाथों की सफाई है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई आपके हाथों की सफाई ना पकड़ पाए तो उसके लिए तो ये जादू ही हुआ ना। और भाई, हम तो अपने विभोर की कलाकारी नहीं पकड़ पाए थे। आप देखना बाबा, एक दिन मैं बहुत बड़ा जादूगर बन के दिखाऊंगा और सबसे पहले ये दीदी को चिड़िया बनाकर उड़ा दूंगा। हाँ। अच्छा बच्चू रुक, उससे पहले मैं तुझे कबूतर बनाती हूँ। ठीक उसी वक्त विभोर और विधि की माँ कविता वहाँ आई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। अभी नहीं, बस ये कविता की आखिरी पंक्तियों में फंसा हुआ हूँ, बाद में खाऊंगा। ओफो, अब बस भी कीजिए। कभी कभी तो लगता है कि ये डायरी नहीं, मेरी सौतन है सौतन। अरे, इसमें भी लिखता तो मैं कविता ही हूँ ना, जो कि तुम्हारा नाम है। हाँ, लेकिन उन कविताओं में मेरा जिक्र भी नहीं होता। सुनो जी, आखिर आप मान क्यों नहीं जाते? अच्छी खासी नौकरी मिल रही है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मुझे वो मौका नहीं चाहिए जिसे लेकर मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं। जानती हो ना कि इस नौकरी को देकर वो मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी लेखनी छोड़कर बस वही लिखूं जैसा वो मुझसे कहें। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? बस कविता, और कोई बात नहीं। असल में नंदन एक कवि और लेखक थे। उनकी लेखनी में या तो देश प्रेम की भावना भरी होती थी या फिर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और गलत कामों के खिलाफ तीखे बोल, जो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या है ये नंदन का मसला तो पिछले महीने ही हल कर दिया गया था ना। सर, हमने उसे जॉब ऑफर की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा अब वो हमारे खिलाफ और ज्यादा लिखने लगा है। ठीक है, तो इसका देशभक्ति का भूत उतारने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। गोगा को फोन लगाओ।
ये है डैनी, जो देश की कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और अपने बिजनेस की आड़ में ये लगातार देश के दुश्मनों की मदद कर रहा था। नंदन काफी समय से इन सब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जब डैनी लालच देकर उन्हें नहीं रोक पाया तो उसने अपने पालतू गुंडों का सहारा लिया। हाँ भाई, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, झुकेगा या पूरे कुनबे के साथ मरेगा? मौत से डर जाऊं ऐसी नहीं फितरत मेरी, और तुझ जैसे टट्टू के आगे झुक जाए इतनी कमजोर तो कलम भी नहीं मेरी। ओहो, वाह 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 भाई, राइमिंग तो तेरी जबरदस्त है, लेकिन क्या करें, अब टाइमिंग ना है तेरे पास। इतना कहकर उस गुंडे गोगा ने पहले कविता को गोली मारी और फिर नंदन को। अब बारी थी विभोर और विधि की, लेकिन उससे पहले ही विधि ने विभोर से कहा, विभू तू भाग जा यहाँ से। दीदी लेकिन आप। आंखों में आंसू लिए मासूम विभोर पलटा और वहाँ से जाते हुए उसे एक कोने में पड़ी अपने पिता की डायरी दिखाई दी, जिसे उसने उठा लिया और अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कैप्टन? हम आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, तो फिर उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सर, क्योंकि उनकी लोकेशन स्टेबल नहीं है और कई बार तो अचानक ही लोकेशन गायब हो जाती है। हमें डर है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो क्या हम इस मिशन को फेल समझ लें? नहीं सर, अब बस एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर हमारा कोई एजेंट उनके बीच जाकर ये मिशन पूरा कर दे। ये बहुत रिस्की है। क्या कोई नाम है तुम्हारे पास? जी सर, बिल्कुल है, एजेंट विभोर सर। विभोर अब इंडिया की सीक्रेट एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था। हालांकि वो आम लोगों के लिए सिर्फ एक पेशेवर जादूगर था। एजेंसी की तरफ से विभोर को पूरा मिशन समझाया गया और फिर, विभोर, तुम वहां बिल्कुल अकेले और निहत्थे होगे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सर, ये सब सोचना होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। विभोर को तय वक्त पर सही लोकेशन पर पहुंचा दिया गया, जो देश से बाहर की थी। विदेशी जमीन पर विभोर सबके लिए एक मामूली जादूगर था, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तो आज जाकर मिलाए तू, बस ये तुम दोनों का आखिरी वक्त है। डैनी और गोगा ही वो आतंकवादी थे जिन्हें मारने के लिए विभोर को भेजा गया था। विभोर उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर डैनी के बगल में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसके गले में ठीक वैसा ही लॉकेट था जैसा कि उसकी बहन विधि पहना करती थी। ये देखकर विभोर के कदम रुक गए और फिर कुछ देर बाद विभोर ने अपने मैजिक शो में हिस्सा लेने के लिए उसी लड़की को स्टेज पर बुलाया। हाँ तो मैडम, अगर हम दोनों कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब नो प्रॉब्लम। विभोर ने अपनी किताब से कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल धुएं के गुबार के साथ वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। दीदी, मैं विभोर, क्या ये आप ही हो दीदी? विभू, तू आ गया मेरे भाई। आप यहाँ इस डैनी के साथ क्या कर रही हो दीदी? मैं तो तब से इसके साथ हूँ जब से इसके आदमी ने माँ बापा को मारा था। वो गोगा ही मुझे इसके पास लेकर आया। मैं भी चुपचाप इसकी गैंग में शामिल हो गई, उस मौके के इंतजार में जब मैं इसे मौत के घाट उतार सकूं। तो वो मौका आ गया है दीदी, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मेरा इशारा मिलते ही स्टेज के पीछे चली जाना। अगले ही पल विभोर और विधि वापस स्टेज पर थे। डैनी और गोगा सामने खड़े थे और फिर, तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का। अब यहाँ वो होगा जो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। और यही विधि के लिए इशारा था। वो फौरन स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर विभोर ने उस डायरी से एक कागज फाड़ा, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस कागज को हवा में लहराने लगा। देखते ही देखते वो कागज बड़ा होता गया और तिरंगे में बदल गया। ये जादू देखकर वहाँ सभी तालियां बजाने लगे, सिवाय डैनी और गोगा के। ये क्या कर रहा है? ये इंडियन फ्लैग क्यों लहरा रहा है? कुछ गड़बड़ है। जाओ, जाकर पकड़ो इसे। इससे पहले कि गोगा विभोर तक पहुंचता, विभोर के हाथों से लहराता तिरंगा उस तक पहुंच गया और गोगा से लिपट गया। चंद पलों में ही सांस रुकने से गोगा की मौत हो गई और अब बारी थी डैनी की। कौन हो तुम? वही जिसकी रगों में उस देशभक्त पिता का खून है, जिसे तूने मरवा तो दिया लेकिन झुका नहीं सका। पहचानता है इस डायरी को? इसके पन्नों में आज भी उस कलम की स्याही है जिसे तुम मिटा देना चाहता था, और आज यही स्याही तुझे मिटा देगी। ये कहकर विभोर ने उस डायरी के सारे पन्ने फाड़कर हवा में उड़ा दिए। फिर वो सभी कागज बड़े और मजबूत तिरंगों में बदल गए और सभी ने डैनी को चारों तरफ से घेर लिया। डैनी काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उन तिरंगों की कैद से आजाद नहीं हो पाया और आखिरकार विभोर के एक इशारे पर उनमें से एक तिरंगा डैनी के गले से लिपटकर उसकी मौत की वजह बन गया।
डैनी के मरते ही विधि दौड़कर विभोर के पास आई। तू तो सच में बड़ा जादूगर बन गया विभू। आई एम प्राउड ऑफ यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।